सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आधुनिक हिंदी कविता में नागार्जुन द्वारा हरिजन गाथा कविता पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने हरिजन गाथा कविता का ही कवितांश पढ़ा था, जिसमें बाबा गरीबदास द्वारा हरिजन बालक है उसके भविष्य की बातों को बताया गया था, अर्थात उसकी भविष्यवाणी की गई थी। उसी के आगे का अंश हम अब पढ़ेंगे। 10 दीन वाले श्याम सलोने, शिशु मुख की यह छटा निराली। दिल ने कहा भला क्या देखें, नजरें गीली पलकों वाली। थाम लिए विफल बाबा ने, अभिनव लघु मानव के मृदु पग। पाकर इनके परस जादुई, भूमि अकंटक होगी लगभग। बिजली की फुर्ती से बाबा उठा वहाँ से बाहर आया। वह था मानो पीछे पीछे, आगे थी भास्वर शिशु छाया। लोटा नहीं कुटी में बाबा, नदी किनारे निकल गया था। लेकिन इन दोनों को तो अब लगता सब कुछ नया नया था। यहाँ कवि नागार्जुन ने उस बात को चित्रित किया है जिसमें नवजात बालक को लेकर बाबा गरीबदास की भविष्यवाणी का वर्णन किया गया है। कवि वर्णन कहता हुआ कह रहा है कि उस सुंदर सांवरे बालक को जन्मे अभी मात्र 10 दिन ही हुए थे, परंतु उसके मुख की छटा बहुत निराली थी। बाबा ने कहा कि अब इसके भविष्य फल को क्या देखें। उस समय बाबा की पलकें गीली थीं और वे भावावेश से विह्वल हो गए। उस विफल दशा में बाबा ने उस नवजात शिशु के कोमल पैर पकड़े और कहा कि इनके जादुई स्पर्श से धरती बाधाओं से रहित होगी, अर्थात जन कल्याण से परिपूर्ण होगी। इतना कहकर बाबा फुर्ती से वहां उठ गए और बाहर आकर अपनी कुटिया पर नहीं गए, अपितु तेजी से नदी की ओर चले गए। उस समय ऐसा लग रहा था मानो आगे आगे उस नवजात बालक की तेजस्वी छाया जा रही है और उसके पीछे बाबा जा रहा है। नवजात शिशु को लेकर बाबा द्वारा की गई भविष्यवाणी तथा बाबा के अनोखे व्यवहार को लेकर उन दोनों जो वृद्धों को यह सब कुछ अनोखा और नया लगने लगा, नया नया सा घटनाक्रम लगने लगा। अर्थात उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। यानी वो जो दोनों वृद्ध हैं, इस बालक की चिंता के कारण गरीबदास जी से पूछ रहे थे, वो दोनों वृद्ध हैं, उनको उनका भविष्य, किनका भविष्य, इस बालक का भविष्य जान के कि यह बालक समाज के लिए कल्याणकारी होगा, अत्याचार को मिटाने वाला होगा, सब कुछ उनको नया नया सा लगने लगा था। उनके जीवन में आशा की सी किरण आने लगी थी। सुनते हो बोला खदेरन, बुद्धू भाई देर नहीं करनी है, चलो कहीं बच्चे को रख आवें। बतला गए हैं अभी अभी गुरु महाराज, बच्चे को माँ सहित हटा देना है कहीं, फौरन बुद्धू भाई। बुद्धू ने अपना माथा हिलाया, खदेरन की बात पर एक नहीं 3 बार बोला, मगर एक शब्द नहीं। व्याप रही थी गंभीरता चेहरे पर, था भी तो वही उम्र में बड़ा, 70 से कम का तो भला क्या रहा होगा। बाबा गरीबदास के चले जाने के बाद हरिजन बस्ती के वे दोनों वृद्ध सोचने लगे, उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। खदरन ने कहा कि बुद्धू भाई
तुम बाबा की भविष्यवाणी सुन चुके हो, अब इस काम में देरी नहीं करनी है। चलो इस बालक को कहीं हम सुरक्षित स्थान पर रखावें। गुरु महाराज ने अभी अभी बताया बतला गए कि फौरन बच्चे को उसकी माँ के साथ इस बस्ती से हटा देना। खदेरन के इस कथन पर बुद्धू ने एक नहीं 3 बार सहमति सूचक सिर हिलाया, परंतु मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला। उस समय उसके चेहरे पर गंभीरता व्याप्त रही थी। वह इस संबंध में चिंतन मनन कर रहा था। वैसे वह उस समय हरिजन बस्ती में उम्र में सबसे बड़ा था। वह उसको देख के ऐसे लग रहा था कि उसकी उम्र 70 वर्ष से कम नहीं थी, यानी वह 70 वर्ष से ज़्यादा का ही था। बस्ती का वृद्ध जन होने से उसका चिंता से गंभीर हो जाना उचित था। यानी दोनों जो वृद्ध हैं वह इस बालक को सुरक्षित रखने की चिंता व्यक्त कर रहे थे, और दोनों के सामने बस्ती के जो वृद्ध होने के नाते यह कर्तव्य था कि ये बालक है, यह समाज से अत्याचार और शोषण को हटाएगा, तो हमें इसकी सुरक्षा का दायित्व करना है, इसको सुरक्षित कहीं भेजना है, कहीं छोड़ना है। तो चलो उठो, फौरन उठो, शाम की गाड़ी से निकल चलेंगे। मालूम नहीं होगा किसी को, लौटने में 3-4 लोग तो रोज तो लग ही जाएंगे। बुद्धू भाई, तुम तो अपने घर जाओ, खाओ पियो, आराम कर लो। रात में गाड़ी के अंदर जागना ही तो पड़ेगा। रास्ते के लिए थोड़ा चना चबेना जुटा लेना। मैं इत्ते में करता हूँ तैयार। समझा बुझाकर सुखिया और उसकी सास को। यहाँ नवजात बालक को बाबा के कथनानुसार कहीं दूर ले जाने के संबंध में दोनों जो वृद्ध हैं वह बात कर रहे हैं, उसी संवाद को वर्णित किया गया है। बुद्धू भाई ने खदेरन से कहा कि चलो फौरन यहाँ से उठो और उठ के चलो, हम आज शाम की गाड़ी से ही चल देंगे। हमारे जाने के संबंध में किसी को मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि हम शाम को जाएंगे तो अंधेरे अंधेरे में कहीं दूसरी जगह इस बालक को छोड़ आएंगे। हमें वापस आने में 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। तब खदर ने कहा कि बुद्धू भाई, अभी तुम अपने घर जाओ, खाओ पियो और आराम करो। आज रात की गाड़ी से जाना है तो गाड़ी में बालक की रखवाली के कारण रात भर जागना भी पड़ेगा, इसलिए तुम रास्ते के लिए थोड़ा सा चना चबेने का इंतजाम कर लो। इतने में मैं नवजात शिशु की माँ सुखिया और उसकी सास को समझा बुझाकर चलने के लिए तैयार करता हूँ। यहाँ दोनों वृद्ध बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो सुखिया है उस बच्चे की माँ और उस सुखिया की सास दोनों को भी यह बात समझानी पड़ेगी कि इस बच्चे की सुरक्षा के लिए यहाँ रहना उचित नहीं है, तो हम आज चलने की तैयारी करते हैं। इस तरह घटनाक्रम का सरल संवादनात्मक वर्णन यहाँ कवि ने किया है। बुद्धू ने पूछा, धरती टेक कर उठते उठते झरिया गिरिडीह बोकारो कहाँ रखोगे छोकरे को? वहीं न जहाँ अपनी बिरादरी के कूली मजूर होंगे 150। 4-6 महीने बाद ही कोई काम पकड़ लेगी सुखिया भी। और फिर अपने आप से धीमी आवाज में कहने लगा बुद्धू, छोकरे की बदनसीबी तो देखो, माँ के पेट में था तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में। यहाँ नवजात बालक के संबंध में हरिजन बस्ती के 2 वृद्धों के वार्तालाप का वर्णन किया है। बुद्धू ने धरती को
जो दोनों वृद्ध हैं वह बैठे हुए थे। संत जो गरीबदास जी हैं उनसे बच्चे का भविष्य सुन रहे थे। तो यहाँ गरीबदास जी के जाने के बाद में जो है बुद्धू ने धरती को टेक कर खड़े होते हुए खदेरन से पूछा कि इस छोकरे को झरिया, गिरिडीह, बोकारो आदि स्थानों में से कहाँ पर रखोगे, यानी हम इस बालक को लेकर कौन सी जगह जाएंगे। फिर वह आगे अपने मन के प्रश्न को पूछ रहा है कि वहीं पर रखेंगे ना जहाँ पर अपनी बिरादरी के 150 कूली मजदूर रह रहे होंगे, जहाँ इसकी माँ आराम से रह सके। 4-6 महीने बाद इस बालक की माँ जो सुखिया है उसको भी कोई काम मिल जाए जिससे वह अपना भरण पोषण कर ले और कोई काम पकड़ लेगी, अर्थात कोई अपने भरण पोषण के लिए कोई काम ढूंढ लेगी। फिर बुद्धू ने अपने आप से कुछ धीमी आवाज़ में कहने लगा कि इस नवजात बालक की बदनसीबी देखो, अर्थात इसका दुर्भाग्य तो देखो। जब यह माँ के गर्भ में था उसी समय इसके पिता को उच्च वर्ग के लोगों ने आग में झोंक दिया, अर्थात पूर्व में हुए नरसंहार में इसके पिता भी मारा गया था। बेचारा अनाथ पैदा हुआ और अब जन्मभूमि से दूर जाने को विवश है। उस बालक के पिता को क्या है, नरसंहार में मारा गया और अब उसको अपनी जन्मभूमि से दूर ले जाया जा रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ उसको दुर्भाग्यशाली बताया है। बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसको, मैं तो इसे साल साल देख आया करूँगा, जब तक है चलने फिरने की ताकत चोले में। तो क्या आगे ही इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्ची गुरु महाराज। बढ़ आया बुद्धू अपने छप्पर की तरफ, नाचते रहे लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार, खूखरी, भाला, गंडासा, बम्ब तलवार, बम्ब, गंडासा, भाला, खूखरी। प्रस्तुत काव्यांश में नवजात दलित बालक को लेकर बुद्धू नामक वृद्ध की चिंता का वर्णन किया गया है। बुद्धू सोचने लगा कि बालक की माता बेचारी सुखिया जैसे तैसे इसे पाल ही लेगी, मैं भी प्रत्येक साल इस बालक को देखकर आया करूँगा, यानी इस बालक की देखभाल के लिए वर्ष में एक बार जरूर इससे मिलने जाया करूँगा। जब तक शरीर में चलने फिरने की ताकत है, शक्ति है, मैं इसे जरूर एक वर्ष में देखने जाऊँगा। परंतु क्या इस बालक के लिए गुरु महाराज आगे भी कुछ खर्च भेजते रहेंगे। इस तरह सोच विचार करता हुआ बुद्धू अपने छप्पर की तरफ लौट आया, परंतु उसके मस्तिष्क के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम नाचने लगे और वह निरंतर उनके आकार प्रकार आदि के बारे में सोचने लगा। हथियारों के नाम गुरु महाराज ने इस तरह बताए थे, खूखरी, भाला, गंडासा, बम्ब, तलवार आदि। इन नामों को बुद्धू बार बार अदल बदल कर सोच रहा था कि किस तरह है इसकी हाथ की हथेली पर, दाएं हाथ की हथेली पर इस तरह के हथियारों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कवि ने जो है लोक आस्था के साथ जनवादी सशक्त क्रांति की सुंदर व्यंजना की है। कवि ने पूरी ही कविता में शब्दावली जो है सरस और सरल एवं भावानुरूप व्यक्त की है। कवि जनवादी कवि होने के साथ साथ मानवतावादी स्वर को मुखरित करते हुए बताते हैं कि समाज में जब तक क्रांति नहीं होगी, बदलाव नहीं होगा, समाज क्या है, शोषित होता रहेगा, शोषण से मुक्त
नहीं होगा उच्च वर्ग का जब तक समाज सामना नहीं करेगा, तब तक यह अत्याचार करता ही रहेगा। और मानवतावादी दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए। इस तरह नागार्जुन ने अपनी कविता में सुंदर भावों को पिराया है, सुंदर भावाभिव्यक्ति दी है। पूरी ही काव्यांश की कविता की अगर हम बात करें तो इस कविता में माधुर्य गुण से संपन्न यह कविता है। जगह जगह यहाँ भयानक, विभत्स, करुण आदि रसों की व्यंजना की है। वीर रस की भी कवि ने यहाँ व्यंजना की है। कवि ने इस कविता में भाग्यवादी तथा आशावादी होने वाले दृष्टिकोण को भी व्यक्त किया है। इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे नागार्जुन की अन्य कविता को हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद।